आज के इस वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं उनके नामकरण के, इसका डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था, कितने प्रकार के कार्बनिक होते हैं, कार्बन ने कितने यौगिक बनाए हैं, इनका डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के दो प्रमुख सिस्टम हैं। दो सिस्टम है। पहला सिस्टम कहलाता है हमारा निरर्थक पद्धति, ट्राइवियल नेम सिस्टम। हाँ, क्लिक करिए, नेम हटा दो, ट्राइवियल सिस्टम, क्लिक कर दें यहाँ पे। निरर्थक पद्धति, इसको निरर्थक कहते हैं। और दूसरा हमारा सिस्टम कहलाता है वो है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। दूसरे को यहां लिखते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हम दोनों के बारे में आपको बता दें। निरर्थक मानी सामान्य, कॉमन नेम सिस्टम, इसी का आप दूसरा कह सकते हो कॉमन नेम भी इसको हम कहते हैं। प्रारंभ में कुछ यौगिकों के नाम वो किस स्रोत से प्राप्त हुए हैं, उनमें कैसी गंध है, उनका लक्षण कैसा है, इस आधार पर उनका नामकरण किया गया। इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमन नेम या निरर्थक पद्धति। बहुत ज्यादा ही उपयोगी सिद्ध नहीं हुई, इसलिए इसको निरर्थक पद्धति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, एक नाम दिया गया है इसका मीथेन। मीथेन नाम क्यों पड़ा, आप समझिए, ये नाम निरर्थक पद्धति से लिया गया। मीथेन गैस का एक नाम होता है मार्श गैस, इसको मार्श गैस कहते हैं। मीथेन नाम IUPAC ने दिया, मीथेन को पहले निरर्थक पद्धति में मार्श गैस कहते। मार्श का मतलब होता है दलदल। ये गैस दलदल से उत्पन्न हुई। दलदल में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, कचरा पानी भरा होता है गड्ढा या तालाबों पोखरों आदि में, तो जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां पर बुलबुले निकलते हैं, वो बुलबुले मीथेन गैस के होते हैं। दलदल को मार्श कहते हैं, गैस निकली इसलिए मीथेन का निरर्थक नाम पड़ा मार्श गैस। दूसरा, इस गैस को हम फायर डैम्प भी कहते हैं। फायर डैम्प, ये गैस वायु के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम फायर डैम्प कह दिया। इसको लकड़ी के भंजक आसवन से हम मीथेल अल्कोहल बनाते हैं, इसलिए इसको हम वुड स्प्रिट भी कहते हैं। तीसरा नाम इसका वुड स्प्रिट भी। तो ये नाम इनके स्रोत और लक्षण और प्रॉपर्टीज के आधार पर दिए जाते हैं, उन्हें हम निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम फार्मिक अम्ल। ये फार्मिक अम्ल का नाम भी निरर्थक पद्धति से लिया गया। फार्म का लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका मतलब होता है रेड आंट्स, लाल चींटियां। तो सबसे पहले इस फार्मिक अम्ल को लाल चींटियों का आसवन करके उससे निकाला गया, इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड रखा गया। IUPAC नाम नहीं है, ये लोकल नाम है। ये नाम लोकल होते हैं। और देखिए, जैसे हमारा नाम है एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड भी हमारा निरर्थक नाम है इसका। ये छिड़का, एसिटम वर्ड होता है छिड़का, विनेगर। ये विनेगर का एक मुख्य अवयव होता है, इसको विनेगर से प्राप्त किया गया। विनेगर को ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। उस एसिटम से नाम परिवर्तित करके एसिटिक एसिड रखा गया। तो ऐसी पद्धति को जो उनके स्रोत, सोर्स, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर रखे जाते हैं, ये नाम लोकल होते हैं। कोई दूसरे स्टेट का, दूसरी कंट्री का इन नामों को नहीं जानता। ऐसी पद्धति को हम निरर्थक नाम पद्धति कहते हैं। ये बहुत अधिक उपयोगी नहीं होती, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट, जब कभी इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं वैज्ञानिकों के,
तो जब एक आवश्यकता इस चीज की पड़े कि भाई इस कंपाउंड को हमारे बरेली में या उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है, वही ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम होना चाहिए, वही अमेरिका में होना चाहिए, वही कनाडा में होना चाहिए, तो एक ऐसी इंटरनेशनल साइंटिफिक लैंग्वेज की आवश्यकता है जिससे कि हम आपस में हर कंट्रीज के साइंटिस्ट उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपनी रिसर्च का आदान प्रदान कर सकें और उसको समझ सकें। तो केमिस्ट्री में जो अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है उसको कंपाउंड का नाम है जो उससे सिस्टम को नाम दिया गया IUPAC सिस्टम। बहुत सारे करेक्शन के बाद 1969 में इसको मान्यता मिली और आज ये अंतरराष्ट्रीय है और इसी के जो नाम ये दिए हैं इस पद्धति ने, वही नाम पूरे वर्ल्ड के हर कोने में बोले जाते हैं। कहीं भी नाम लोगे उसका एक ही नाम होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम IUPAC सिस्टम कहते हैं। ये शॉर्ट में नाम दिया गया। I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, ऑफ, P फॉर प्योर एंड A फॉर अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री है कई जगह। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म है। इसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं, उन नियमों को लगाते हैं और हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आपको इस जो निरर्थक नाम पद्धति है इसको शुरुआत करते हैं IUPAC सिस्टम को। इसमें हमको बहुत अधिक नहीं पता। तो कितने प्रकार के यौगिक है, तो सबसे पहले हम इस सिस्टम में शुरुआत करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स में। इसको समझेंगे। पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन। वे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। केवल दो तत्व होंगे, एक कार्बन होगा दूसरा हाइड्रोजन। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स को दो भागों में बांटा गया था, कल हम बता चुके हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं और असंतृप्त को भी दो भागों में बांटा था, एक एल्कीन और एक एल्काइन। तो इस हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं इस नोमेनक्लेचर का, उसका नाम है एल्कीन। एल्केन्स ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एल्केन्स को ही हमने दूसरा नाम दिया था पैराफिन्स। इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स लैटिन भाषा का वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना। एक पैरम, पैरम का अर्थ होता है लिटिल और दूसरा वर्ड है एफिनिस, उसका मतलब होता है रिएक्टिविटी। लिटिल रिएक्टिविटी, कम क्रियाशीलता। एल्केन्स बहुत कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए इसको पैराफिन्स नाम दिया जाता है। चलिए, इस एल्केन का जो जर्नल फार्मूला है ये बहुत काम का है आपका। तो जर्नल फार्मूला एल्केन का है CnH2n+2 और इसका जो श्रेणी अनुलग्न है, श्रेणी अनुलग्न, इसको सफिक्स बोलते हैं, वो होता है ANEN, उसको एन कहते हैं। अब इस में हमें नामकरण कैसे रखना है, इसके लिए आपको कुछ चीजों को ज्ञात करना होगा, तब आप नाम लिख पाएंगे। नंबर एक, तो आपको श्रेणी अनुलग्न चाहिए प्लस रूट चाहिए, आधार। उस रूट में जब हम इसका अनुलग्न जोड़ेंगे तो हमको एल्केन का नाम प्राप्त होगा। अब कितने कार्बन को क्या नाम देना है पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए, अगर किसी एल्केन के अंदर एक कार्बन परमाणु उपस्थित है तो इसका रूट रहेगा मैथ, METH मैथ। अगर दो कार्बन है तो उसको हम कहते हैं ETHF। तीन कार्बन का नाम होता है प्रो, चार कार्बन का नाम होता है ब्यूट, इसको ब्यूट बोलते हैं, बट नहीं कहता। पांच कार्बन को पेंट, PENT पेंट। अगर 6 कार्बन है तो इसको हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन है तो इसको हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन है तो इसको ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन को नॉन लिखेंगे और 10 कार्बन अगर उपस्थित है तो टैग लिखेंगे, DEC। ये रूट आ गया। हम 10 कार्बन तक के एल्केन की बात कर रहे हैं, एक से लेकर। इनमें
अगर इसकी श्रेणी का अनुलग्न जोड़ देंगे तो हमको उस एल्केन का आईयूपीएसी नाम प्राप्त हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले का हमको क्या यूज करना है, लगाते हैं इस फार्मूले को हम n बराबर 1 रखते हैं। इस फार्मूले में n का मान 1 रखिए तो क्या आ जाएगा, एक देख लीजिए C1, यहां रखोगे 2 × 1 2 + 2 तो C1 हुआ तो आएगा ये CH4। n का मान 1 रखेंगे इस फार्मूले में तो CH4 आएगा। n का मान 2 रखोगे तो C2H6 आएगा। n का मान 3 रखेंगे C3H8 आएगा। n का मान 4 रखेंगे C4H10 आएगा। ऐसे ही हम अगर 10 तक करते हैं n बराबर 10 तो C10H22 आएगा। इस फार्मूले को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, इस एल्केन के अंदर या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन्स की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी से 2 अधिक होती है। आप उसका अणुसूत्र देख करके पता लगा दोगे कि यह अणुसूत्र एल्केन का है या एल्कीन का है या एल्काइन का है। जैसे 10 कार्बन की बात हो रही है, 10 दूनी 20 + 2 22, इसका मतलब ये कोई एल्केन है। नाम कैसे लिखना है, एक कार्बन है, इसका हम आईयूपीएसी की बात करें तो देखिए आईयूपीएसी में एल्केन को हम एक कार्बन का नाम होता है मैथ, इसमें इसकी श्रेणी का अनुलग्न जोड़ा एन तो इसका नाम हुआ मीथेन, METHANE मीथेन। 2 कार्बन को ऐड का इसकी श्रेणी का अनुलग्न जोड़ा तो 2 कार्बन की एल्केन का नाम हुआ ईथेन। 3 को प्रो प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट नहीं 10 का लिया हमने, ऐसे ही आप 10 तक करेंगे इसको, हमने 10 का उदाहरण लिया, डेक प्लस एन डेकेन। 5 कार्बन होता तो पेंटेन, 6 को हेक्सेन, 7 को हेप्टेन, 8 को ऑक्टेन, 9 को नोनेन और 10 को डेकेन कहते हैं। तो हर स्टूडेंट्स को 10 तक एल्केन का नाम आईयूपीएसी ज्ञात होना चाहिए। इस तरीके से हम इनके 10 एल्केन तक का नामकरण कर सकते हैं। एक चीज और देखेंगे यहीं पर, इस एल्केन से एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है एल्काइल समूह या एल्काइल ग्रुप, उसको समझिए। इस एल्केन को RH से प्रदर्शित करते हैं, या RH एल्केन का साधारण सिंबल है। जब इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो हमारे पास बचता है केवल R बचा, H निकल गया तो हम इसके नाम में से एन को हटाते हैं और बाइल आयल जोड़ते हैं इसके नाम में। एन हटाइए, बाइल लगाइए तो इसका नाम बना एल्काइल। एल्काइल में एल्केन की अपेक्षा एक हाइड्रोजन कम होता है। इसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, तो एल्काइल का जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। एक हम एग्जांपल लेते हैं, मीथेन। मीथेन का सूत्र है CH4, इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित कर दीजिए तो आपके पास बचेगा CH3। इसके नाम में से एन हटाओ, आयल लगाओ तो नाम हुआ इसका मिथाइल। अगर हमको 2 कार्बन की एल्केन होता, C2H6 होता, इसको इथेन कहते हैं, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालना होता तो इसके एन में से तो हमारा बचेगा यह C2H5, तो इसका नाम होगा मिथाइल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह केमिस्ट्री में R आएगा और इसका R का नाम कैसे लिखते हैं इसको समझना है। तो देखिए एक कार्बन का अगर R है तो उसको मिथाइल, एल्केन के नाम से इसके नाम की उत्पत्ति हुई है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल और डेकाइल। तो 10 तक के नाम हमको इन एल्काइल ग्रुप के भी आने चाहिए। इसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप एक चीज ये समझ लो तभी फिर दूसरा शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के होते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। कार्बन परमाणुओं के प्रकार, तो कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 4 प्रकार के होते हैं, इसको याद करना। नंबर 1 प्राइमरी कार्बन, प्राथमिक कार्बन।
नंबर 2 सेकेंडरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन। तीसरा टर्शरी कार्बन, तृतीयक कार्बन। चौथा क्वाटरनरी कार्बन, चतुर्थिक कार्बन। चतुर्थिक कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री से, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री से, और टर्शरी कार्बन को 3 डिग्री से, और क्वाटरनरी कार्बन को 4 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। वह कार्बन जो एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। वो कार्बन जो 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से सीधा जुड़ा होता है उसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं। जो 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको चतुर्थिक कार्बन कहते हैं। और जो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है उसको चतुर्थिक कार्बन कहते हैं। इससे ज्यादा आगे नहीं हो सकता। क्यों? पेंटानरी नहीं होता, क्योंकि कार्बन की संयोजकता हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके, बता चुके हैं, 4 होती है। एक कार्बन मैक्सिमम 4 अन्य कार्बन से जुड़ सकता है। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको उसको देख करके अवगत कराते हैं। जरा देखिएगा, इसमें आपको सभी कार्बन देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम्पल है इस टाइप्स ऑफ कार्बन का। देखिए, इसको छांटते हैं हम। ये CH3 केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी। ये CH3 केवल एक से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी। जितने भी CH3 हैं ये सब प्राइमरी कार्बन, एक अन्य कार्बन से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। CH2 को देखिए, इधर भी जुड़ा है कार्बन से, इधर भी जुड़ा है तो ये हमारा द्वितीयक कार्बन। इस कार्बन को देखिए, ये इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है और इधर भी जुड़ा है तो ये है हमारा टर्शरी कार्बन। और इस कार्बन को देखिए तो ये है हमारा क्वाटरनरी कार्बन। 4 अन्य से जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा और इधर भी जुड़ा है। तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो इसको हम चतुर्थिक कार्बन कहते हैं। एक चीज और देख के बात खत्म करेंगे। टाइप्स ऑफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की एक सीधी श्रृंखला होती है, एक सरल रेखा में सब कार्बन जुड़े होते हैं, उसे हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस नॉर्मल को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया पेंटेन का, इसमें 5 कार्बन होंगे और 5 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होंगे। तो इसको जब आप लिखेंगे, ये 5 कार्बन की एल्केन है, देख लीजिए इसका सूत्र वही आएगा। तो इसको लिखने से पहले आपको n लिखना पड़ेगा, n पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये समावली एल्केनों की बात हो रही है। तो इसमें 3 प्रकार के हो गए हमारे, एक नॉर्मल, दूसरा कहलाता है आइसो हाइड्रोकार्बन। आइसो हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह, CH3 का होल ट्वाइस CH समूह किसी रिज श्रृंखला से जुड़ा हो, रिज माने सीधी श्रृंखला से जुड़ा हो, तो उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात ये हाइड्रोकार्बन जहां उपस्थित होगा तो वो आइसो कहलाएगा। देखिए इसी का हम आइसो बनाते हैं। CH3 का होल ट्वाइस, ये ग्रुप आ गया CH3 का होल ट्वाइस CH समूह आ गया। आगे ये रिज श्रृंखला से जुड़ा है CH2 CH3। इसमें भी उतने ही कार्बन है जितने इसमें हैं, लेकिन संरचना दोनों की बदल गई। तो इसका नाम लिखेंगे हम आइसोपेंटेन। ये आइसो कहलाता है। तीसरा होता है न्यू हाइड्रोकार्बन, NEO, NEW नहीं, NEO, न्यू हाइड्रोकार्बन। वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें CH3 का होल थ्राइस C समूह किसी रिज श्रृंखला से जुड़ा होता है, उसे न्यू हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसी का हम न्यू बनाते हैं। जरा देखिए CH3 C CH3 CH3 होल थ्राइस हो गया। CH3 का होल थ्राइस C आगे रिज श्रृंखला से जुड़ा है CH3। देखिए ये तीनों का सूत्र एक ही है,
ये समाववी एल्केन्स है, आइसोमेरिक एल्केन। इसको जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे न्यू पेंटेन, न्यू पेंटेन। इस प्रकार ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारे 3 प्रकार के हो गए, नॉर्मल, आइसो और न्यू। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने इस केवल एल्केन का ही आपका वर्गीकरण किया है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।